मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से हुई गाड़ियों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह के करीब 4 बजे 8 बसों समेत 11 गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई और उनकी टक्कर के बाद वहां कोहराम मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंद सेकंड में सभी गाड़ियां आग के गोले में बदल गईं। 4 बसें, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे वाली जगह चारों तरफ बस आग ही आग नजर आई। आसमान नारंगी रंग की रोशनी से भर गया। चीख पुकार के बीच कुछ लोग हादसे वाली जगह पर मदद के लिए पहुंचे। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? हादसा सुबह के करीब 4 बजे हुआ। उस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा भी ज्यादा था और अंधेरा भी घना था और इसी वजह से मदद के लिए पहुंचे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद लोगों ने जो देखा उससे उनका कलेजा कांप गया, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ बस आग की लपटें, काला धुआं और अफरा तफरी नजर आई। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई उन्होंने जो बताया वो डराने वाला था। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की टक्कर होते ही इतनी जोर से धमाका हुआ कि लगा मानो कोई बम फट गया हो। लोगों ने जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर कूदना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ निगल लिया। आदमी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान। टायर फटे लगे। नहीं फट गया, टायर तो फटे थे अभी। चंद मिनटों में एक के बाद एक 8 बसें यमुना एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जलनी शुरू हो गई। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, यमुना एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा धधक उठा और आग की लपटों में उन गाड़ियों में सवार कई लोग झुलस गए। गाड़ियों की टक्कर यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जाने की तरफ वाली लेन में हुई, यानी सभी गाड़ियां आगरा की तरफ से नोएडा और दिल्ली की तरफ आ रही थीं। अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मदद में जुट गए। चौधरी साहब क्या बात हो गई? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअल्टी? 4 से 5। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना भयावह होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली दूसरी गाड़ियों में मौजूद लोगों ने जलती हुई गाड़ियों का वीडियो बनाया। वीडियो में बड़ी बड़ी 6 बसें धू धू कर भयानक तरीके से जलती दिखी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के डिब्बों में कतार से आग लग गई हो, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर सभी 8 बसें और गाड़ियां एक कतार में जलती दिखी। हादसे की खबर मिलते ही मथुरा के कई थानों की पुलिस के साथ दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की टक्कर यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में पड़ने वाले माइलस्टोन 127 के पास हुई। ये जगह यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से आने वाली लेन पर पड़ती है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले आगे चल रही 3 कारों में टक्कर हुई। इसके बाद पीछे से आ रही बसें एक के बाद एक करके टकरा गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और अचानक आग लग गई। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आया। पुलिस और दमकल विभाग ने लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया और बसों और गाड़ियों में फंसे लोगों और घायलों की मदद की। हादसे वाली जगह पर करीब 20 एम्बुलेंस बुला ली गईं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग बुझाए जाने के बाद इस हादसे में पुलिस ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की। 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। इसमें से 3 बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। शेष जले या अधजली बॉडीज हैं। पुलिस ने घायलों को मथुरा और वृंदावन के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया। पुलिस ने इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों की पहचान कर ली। हालांकि 10 शवों के बुरी तरह जल जाने की वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का भरोसा दिया। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस और दमकल विभाग ने लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया और राहत और बचाव के काम की निगरानी की। हादसे के बाद कुछ लोग घायल हुए अपने घर वालों को लेकर सड़क के किनारे बैठे दिखे। राहत और बचाव टीम ने उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचवाया। अस्पताल में भर्ती लोगों ने हादसे के बारे में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 4-5 बसों में आग लग गई। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। वाइफ को निकाला, वाइफ नीचे पड़ी हुई थी। सुबह कोहरा छटने और उजाला होने के बाद हादसे वाली जगह पर चारों तरफ तबाही के निशान दिखे। वहां चारों तरफ बस राख ही राख दिखाई दी। हर तरफ मलबा बिखरा दिखा।
और राहत और बचाव में जुटी टीमें मलबा समेटती दिखी। मलबा हटाने के दौरान भी कुछ लोगों के शव और जल चुके अंग राहत और बचाव टीम को मिले, क्योंकि टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों के तो बिल्कुल परखचे उड़ चुके थे। उनमें सवार लोगों के शवों की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस ने इस हादसे की जांच के लिए एक FIR दर्ज कर ली और जांच की जिम्मेदारी ADM को सौंप दी। एक FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की जा रही है ताकि इस पूरे घटनाक्रम में क्या स्थिति परिस्थिति रही, इसकी गहनता से विवेचना हो सके। PM नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को घायलों और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की मदद करने के निर्देश दिए। उधर यूपी के मिर्जापुर में जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप में 11 लोगों को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि सभी लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने के बहाने पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदलवाने में जुटे थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो जितने भी इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक थार गाड़ी ने 5 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। इस घटना के बाद उस बच्ची के परिवार वालों ने उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और उसमें सवार लोगों को पीटा। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीच सड़क पर एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वो कार पूरी तरह जल चुकी थी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भारी मशीन के गिरने से 4 मजदूर दब गए। उनमें 2 की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन पर जो मशीन गिरी उसका वजन करीब 20 टन बताया गया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने बवाल कर दिया। गुस्साए छात्रों ने मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नाम के कॉलेज में तोड़फोड़ कर दी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से जुड़े एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्र घेर कर उन्हें बुरी तरह पीटते नजर आए। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां हंगामा शांत हो गया। इससे पहले बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज की कैंटीन में तोड़फोड़ करते नजर आए। छात्रों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने का दावा किया गया और इसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने पिछले कई महीनों से खराब खाना परोसने का आरोप लगाया और इसकी वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सबूत के तौर पर हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने कैंटीन के खाने में कीड़े भी दिखाए। अभी मैं सुबह उठ के 8 बजे लाके छोले और भटूरे इसमें लेके आया हूँ, जिसमें छोले में कीड़े इतने सारे हैं, ये सब देख नहीं रहे हैं। बताओ, खाना जो भी है खिला दे रहे हैं। ऐसे खाना रात को भी खिला देते होंगे ये लोग, बताइए। ये देखिए खाना, कीड़े, ये देखिए, ये खाना है, ये देखो। छात्रों ने दावा किया कि पिछले कई महीनों से कॉलेज की कैंटीन में इसी तरह का खाना परोसा जा रहा है और उसकी वजह से कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र लगातार बीमार पड़ रहे थे। और छात्रों के मुताबिक कैंटीन के खराब खाने की शिकायत कई बार कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन आरोप लगा कि शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि खराब खाने की वजह से कई छात्र अस्पताल पहुंच गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई बार कैंटीन में मिलने वाले खराब खाने की शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये देखिए, कौन खाएगा भाई? ऐसे कीड़े खा के मरना है क्या किसी को? हाँ, ये देखो। और ये है मंगलमय का हॉस्टल, ग्रेटर नोएडा। अभी जाओगे शिकायत करने, कंप्लेन करने, तो कहेंगे बेटा ये कीड़े नहीं, ये जीरा है सब। मतलब ये जीरा है, अंधे हैं हम सब। खाने में कीड़े मिलने के बाद गुस्साए छात्र कॉलेज की कैंटीन में पहुंच गए और वहां बवाल कर दिया। कैंटीन में रखी हर चीज को छात्रों ने तोड़ दिया और कैंटीन में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ छात्र उस जगह पहुंच गए जहां छात्रों के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जिस जगह पर छात्रों के लिए खाना बनाया जा रहा था वहां गंदगी नजर आई। हर तरफ कूड़ा और बासी खाना दिखाई दिया।
इसे देखकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र भड़क गए। एक बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया है, हॉस्पिटल में रहा है दिन भर, तो इतना कुछ उसको फूड पॉइजनिंग हो रहा था। मजाक है, इतना गंदगी में खाना बनेगा, मजाक है। गुस्साए छात्रों ने खाना बनाने वाले लोगों से गाली गलौज तक की। खाना देने टाइम तो ये लोग ऐसे चिल्लाता है जैसे मेहनत कर रहा है लोग। ऐसा ना, कौन नया लड़का है वो भी हम देखिए लेंगे। हालांकि खाना बना रहे लोगों ने सफाई के साथ छात्रों के लिए खाना बनाने का दावा किया, लेकिन इसके बाद भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ छात्र कैंटीन के हर हिस्से को खंगालते नजर आए और उसी दौरान कैंटीन चलाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि खाना बनाने के लिए आए एक नए लड़के की वजह से खराब खाना छात्रों को परोसा गया। इसका पता चलने के बाद छात्र आग बबूला हो गए। नया लड़का तो रोज आ रहा है। रुकिए, अभी सब खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं मिलकर। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जुटा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया। और इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी से भी सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई छात्राओं के बीमार होने का दावा किया गया। बताया गया कि खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद उन छात्राओं ने घबराहट होने और चक्कर आने की शिकायत की और इसकी खबर मिलते ही जिलाधिकारी ने अपनी मौजूदगी में उन छात्राओं को अस्पताल भेजा। इस दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने की शिकायत करने के बावजूद टीचरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा धूप में उनकी क्लास ली गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम लोगों ने गाया खाया, पर हम लोगों का सेहत करने लगा। हम लोगों ने मैम से की तो मैम चिल्लाने लगी। इस बीच जिलाधिकारी ने छात्राओं से पूछताछ कर खाने का सैंपल भी जांच के लिए भिजवा दिया। वहां अचानक उन छात्राओं के बीमार होने से हड़कंप मच गया। हालांकि इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर बताई गई। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही एक सड़क पैरों की ठोकर से उखड़ती दिखी। वहां लंबे वक्त से की जा रही मांग के बाद करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और आरोप लगा कि इसे बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जब उसे पैरों से कुरेदा तो नई सड़क की हालत पहले से भी खराब हो गई। तारकोल की कमी से न सिर्फ गिट्टियां निकल आई बल्कि नीचे से मिट्टी भी बाहर आ गई। ये निर्माण कार्य है, पूरा घटिया निर्माण कार्य है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के दौरान तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई। मामला मुरैना के अंबाह इलाके का रहा। वहां 1 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन नई सड़क की हालत देखकर गांव वालों का पारा चढ़ गया। उन्होंने ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों पर भी अपना गुस्सा उतारा और गुस्साए लोगों ने जबरदस्ती सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। उन्होंने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े घोटाले का आरोप लगाया। यहाँ पर अधिकारी कोई नहीं आए हैं अभी तक, जबकि ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वो इस मामले की जांच करवाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। उनके मुताबिक ऐसी सड़क न सिर्फ हादसों की वजह बनेगी बल्कि 1 महीना भी नहीं चल पाएगी। सवाल की एक बात यह कि अगर अधिकारियों को कागजों पर ही काम पूरा होने से मतलब है तो कागज पर ही काम कर लो। फिर पैसा लगाकर जमीन पर करवाते ही क्यों हैं अगर देखना ही नहीं कि हो क्या रहा है। जहां बड़े लोग चलते हैं वहां तो कुछ कर भी दिया जाता है। अंदरूनी इलाकों की सड़कें तो कई जगह ऐसे लगता है सिर्फ पेमेंट पूरी करने के लिए, फोटो खींचने के लिए बनाई गई। मुरैना में रुपाटी से धनसुला रोड कह रहे हैं पब्लिक के पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग गए 1.5 किलोमीटर की रोड पर। गांव वाले सालों से मांग कर रहे थे कि सड़क बनाओ, क्योंकि पुरानी सड़क टूट चुकी थी। आखिरकार सरकार ने पैसे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? सड़क ऐसी बनी कि पैरों से रगड़ो तो उखड़ जाती है, गिट्टी निकल आती है, नीचे की मिट्टी बाहर आ जाती है। आरोप है तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई, धूल साफ नहीं की गई, गिट्टी में तारकोल का मिक्सचर भी ठीक नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है अब गांव वालों के पास भी आ गए हैं मोबाइल, तो उन्होंने दिखा दिया, पैरों से ही सड़क उखाड़ कर दिखा दी। बारिश तो दूर, ये 1 महीना भी कैसे टिकेगी? सड़क नहीं गायब होगी, पब्लिक के पैसे गायब हो जाएंगे। किसी का तो काम होता होगा ना देखना कि काम कैसा हुआ है। वो अपनी जेब से देंगे ये पैसे जो इसमें लगा दिए हैं। सामग्री चेक करने का कोई सिस्टम तो होता होगा। वो सब कागज बिना देखे भर दिए क्या? पब्लिक कोई काम लेकर जाए तो कहते हो कि ये लाओ वो लाओ, खुद अपने काम कैसे कर रहे हो? इनकी तनख्वाहें भी ऐसे ही दे दो खाना पूर्ति में। इन्होंने कागज पर लिख दिया ना कि सड़क बन गई, तो कागज पर लिख दो कि इनकी तनख्वाह भी चली। 100 बात की एक बात।
उधर यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाले गैंग को दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग के लोग कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे अवैध वसूली का काम करते थे। पुलिस ने गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो मुख्य आरोपी है गिरफ्तार है, उसके साथ ही साथ इसकी मां और 2 अन्य लोग जो इसके परिजन है वो भी गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के एक नेता समेत 4 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि वो जिस गाड़ी में सवार थे उसका एक टायर फट गया। इसी के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वो बच्चा सड़क पार कर रहा था, लेकिन इस बीच उस मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर 20 फीट दूर जाकर गिर गया। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग लड़की से सरेआम हुई छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। वो अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, तभी एक आदमी ने उसका पीछा किया, उसके साथ छेड़खानी की। और इतना ही नहीं, आरोप लगा कि उस आदमी ने उस नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की। वो लड़की वहां उससे बचने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद तो वो लड़की सड़क पर गिर गई। हालांकि वो किसी तरह उठी और वहां से भागती नजर आई। हम आ रहे थे अपने भाई को छोड़ के, पीछे से एक लड़का आया, फिर हमसे कह रहा था कि हमसे सेटिंग करोगे, और गोदी में उठा के उधर ले जाने लगा। हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में छेड़खानी की ये घटना हुई और इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर पर हाथ उठाना ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को भारी पड़ गया, क्योंकि मारपीट के आरोप में उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क नियमों की अनदेखी करने पर उस टैक्सी ड्राइवर का चालान काटा गया, लेकिन आरोप लगा कि उसने चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से बदतमीजी की। इसके बाद तो पुलिसकर्मी ने टैक्सी में घुसकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने टैक्सी ड्राइवर पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने उसकी गर्दन पर एक हाथ की कोहनी रख दी और उसे बुरी तरह दबा दिया। इस दौरान दूसरे हाथ से उस पर थप्पड़ बरसाना भी उन्होंने जारी रखा। वो ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाता रहा। चौंका देने वाला मामला दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का रहा और वहां बीच सड़क पर चल रही इस मारपीट को देख लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उस टैक्सी ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। और इस घटना को देख सड़क पर चल रहे लोग ठहर गए। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वाले की गुंडागर्दी। अरे भाई रहने दो यार, भाई कितना मारोगे? हाँ यार देखो, भाई छोड़ दो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुलिस महकमे ने एक्शन लेते हुए टैक्सी ड्राइवर को पीटने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। 4 बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद सतना जिला अस्पताल प्रशासन ब्लड डोनर यानी खून देने वालों का भी पता लगाने में जुट गया, ताकि थैलेसीमिया के मरीज उन 4 बच्चों के HIV संक्रमित होने की वजह पता लगाई जा सके। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी देवेंद्र पटेल के मुताबिक इसकी जांच शुरू कर दी गई कि HIV संक्रमित बच्चों को किन डोनरों का खून चढ़ाया गया था। मैंने लाइन लिस्ट बना लिया पूरे डोनर्स की, जितने ट्रेस हो पा रहे हैं उनको ट्रेस कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो डोनर को सबको बुला के फिर से उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि किसी और को उनसे अननोनली ना हो जाए। ब्लड बैंक प्रभारी के मुताबिक सतना जिला अस्पताल में आसपास के जिलों में मौजूद ब्लड बैंक से भी खून मंगवाया जाता है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। उनके मुताबिक सभी जगहों पर खून लेने से पहले तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि यह कैसे नियम है कि सरकारी विभागों में काम करने वालों को किसी का डर ही नहीं होता। पहले झारखंड में हुआ था, अब मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 4 मासूम बच्चे जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अस्पताल के ब्लड बैंक से HIV वाला खून चढ़ा दिया गया। HIV वाला खून। ये बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। हर महीने उन्हें खून की जरूरत पड़ती है ताकि वो जी सकें, लेकिन अस्पताल वालों की लापरवाही से अब वो HIV से भी संक्रमित हो गए। क्या इतना बेसिक चेक भी नहीं करते सरकारी लोग? प्राइवेट में हुआ होता तो अस्पताल ही बंद करवाने पहुंच जाते यही अधिकारी। यहां पर लोगों पर एक्शन तो ले लोगे, लेकिन जब यह खतरा रहता है तो ये कैसे नियम है जिनका पालन न करने पर कोई डरता भी नहीं है?
थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहां शरीर में खून ठीक से नहीं बनता। इन बच्चों को हर महीने ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता था। सतना अस्पताल में यह सालों से चल रहा था, लेकिन हाल में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। जांच की गई तो पता चला कि HIV पॉजिटिव हो गए। माता पिता की जांच की गई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मतलब साफ है कि संक्रमण मां बाप से नहीं आया, बल्कि अस्पताल के खून से आया। और अभी तक उन लोगों को भी ट्रेस नहीं किया जा सका जिन्होंने वो संक्रमित खून दिया। कोई एहसान कर रहे हैं ये सरकारी ब्लड बैंक चलाकर? इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? नियम कहते हैं खून के हर सैंपल का पहले HIV टेस्ट करना जरूरी है, यानी आपने नहीं किया ना। जांच के बिना कैसे बच्चों को खून चढ़ा दिया? यहां 4 बच्चों को खून चढ़ा दिया बिना ठीक से चेक किए, यानी आपने जहर दे दिया बच्चों को जो इलाज के लिए आए थे। ऐसा खून किसी बड़े आदमी को चढ़ा दिया गया होता तो कौन भरोसा करेगा इन अस्पतालों पर? इनका सिस्टम बनाने वाले अधिकारियों ने क्या सिस्टम बनाया? खून की जांच आपने नहीं की, उनकी जांच करोगे या बस ब्लड बैंक के कुछ लोगों पर ही गाज गिरा दोगे? पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं। कह रहे हैं जांच हो रही है, 4 महीने हो गए, यह भी पता नहीं चला कि किन लोगों से वो खून आया था। कई और लोगों को भी वैसा खून तो नहीं चढ़ा दिया गया, यह भी पता नहीं चला है। भगवान ना करे किसी अधिकारी को ऐसा खून चढ़ा दिया गया होता तो इतने महीने लगाते आप पता करने में? रातों रात लाकर खड़ा कर देते उन लोगों को जिनकी लापरवाही से ही हुआ है। लेकिन आम पब्लिक के बच्चे हैं तो जांच ही चल रही है। पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें किस बात की मिल रही हैं इनको? अगर कोई दुकानदार गलत सामान बेच दे तो दुकान सील कर देते हो, तो ये अधिकारी नौकरी कैसे किए जा रहे हैं? इनसे कुछ हो जाए तो पब्लिक साबित करे कि ये इनकी गलती है। बच्चे आपके सामने, अब ये साबित करें ना कि इनकी गलती से नहीं हुआ ये। अब ये बच्चे 2-2 बीमारियों से जिंदगी भर लड़ेंगे। ये अधिकारी लोग करवाएंगे इनका इलाज जीवन भर। और क्या पता कितने मरीजों को आपने संक्रमित खून चढ़ा दिया। डोनर तक तो ट्रेस नहीं हो रहे आपसे। क्या लिखा पढ़ी करते हो? पब्लिक से दुनिया जहान के कागज भरवाते रहते हो, 10 तरह के कागज मांगते हो, इलाज कैसे ऐसे करते हो जैसे एहसान कर रहे हो। और जब आपसे गलती हो गई तो आपके पास रिकॉर्ड तक नहीं है। पब्लिक क्यों दे अपने पैसों से ऐसे लोगों की तनख्वाहें? सारी जिंदगी इन बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी इनसे क्यों नहीं वसूली जाएगी? पहली बार तो हो नहीं रहा ऐसा। कोई डर तो बैठे इन लोगों के मन में। सरकारी नौकरी है तो क्या मतलब, दामाद बनकर बैठ जाएंगे? 100 बात की एक बात। उधर यूपी के वाराणसी में कुछ संत नगर निगम पर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम की तरफ से कई मठों को टैक्स के बकाये को लेकर नोटिस जारी किए जाने पर संतों ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि नोटिस में तय समय में टैक्स जमा न करने पर मठों को कुर्क करने की चेतावनी दी गई। संतों ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंच गए। 2014 में पीएम बनने के बाद उनका यह पहला इथियोपिया दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरे पर वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इथियोपिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन का दौरा किया। वहां के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर पीएम को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। दौरा खत्म होने के बाद क्राउन प्रिंस ने खुद कार चलाकर पीएम को एयरपोर्ट तक छोड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में आरोप लगा कि सड़क बनाने का विरोध कर रही कुछ महिलाओं ने एसडीएम से बदसलूकी कर दी। वहां प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने कोर्ट के आदेश के बिना ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। इसे लेकर एक परिवार की कुछ महिलाएं सड़क पर आ गईं और पुलिस कर्मियों से भिड़ गईं। इस दौरान जब एसडीएम बीच में आए तो उन महिलाओं ने उनसे भी बदसलूकी की। उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। आरोप लगाया गया इस दौरान कुछ महिलाओं ने उनका कॉलर तक पकड़ लिया। इसके बाद तो वहां बवाल और बढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने हाथ में डंडे उठा लिए। एसडीएम खुद हाथ में डंडा लिए हंगामा कर रही महिलाओं को धमकाते नजर आए। जेल की नौकरी कर चुका हूं, जेल की नौकरी, जेल में कैसे पीटा जाता है ना, मैं जानता हूं। इसके बाद भी उन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो काफी देर तक पुलिस कर्मियों और एसडीएम के सामने हंगामा करती रहीं। उन महिलाओं के मुताबिक जिस जगह पर सड़क बनाई जा रही है वो उनकी जमीन है। उस जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और उनके मुताबिक कोर्ट उस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा चुकी है। लेकिन दावा किया गया कि इसके बाद भी एसडीएम और पुलिसकर्मी उस जगह पर सड़क बनवाने पहुंच गए। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने एसडीएम के साथ बदसलूकी करने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उनकी महिलाओं ने मेरे साथ व्यवहार किया है, कॉलर तक पकड़ लिया, लेकिन इसमें समुचित धाराओं में इन पर कार्रवाई भी होगी।
एसडीएम के मुताबिक उन महिलाओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और रोकने पर उनके साथ बदसलूकी की। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा के स्कूलों में ई अटेंडेंस की वजह से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई। खंडवा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को रोज एक ऐप पर ई अटेंडेंस लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ गांव के शिक्षकों के लिए ये ई अटेंडेंस आफत बन गई, क्योंकि उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता। इसकी वजह से उन्हें रोज स्कूल के आसपास घूम घूम कर नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। खंडवा के गजवाड़ा गांव के स्कूल के एक टीचर नेटवर्क की तलाश में स्कूल से 50 मीटर दूर पहुंच गए। 50 मीटर हो गया, 40 मीटर तो नहीं ले रहा है वो, 10 मीटर 15 मीटर से लेता है। फिर क्या करेंगे? अब अंदर जाएंगे? अंदर तो नहीं लग पाएंगे ना, फिर और बाहर आएंगे। अंदर कभी कवरेज आता है तो लग जाती है, अंदर जाएंगे कवरेज आएगा तो लग जाएगी, 1 आध घंटा लगेगा। पर उनके मुताबिक ई अटेंडेंस लगाने के लिए वो रोज इधर उधर भटकते रहते हैं और उसकी वजह से रोज उनके 1 से 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। नेटवर्क ढूंढने के लिए वो शिक्षक कभी स्कूल के बाहर वाली सड़क तक पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल के पास मौजूद ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार उनकी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती। इसकी वजह से कई बार उन शिक्षकों का वेतन भी कट चुका है। ये आरोप उन शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके स्कूल के किसी भी कोने में नेटवर्क नहीं आता। अपने स्कूल में तो बिल्कुल टावर नहीं मिलते, कम से कम 30 मिनट 20 मिनट तो अपन को लग जाती है। अपन रोड पर भी जाते हैं, इधर उधर से लगाते हैं। इसके अलावा कई बार स्कूल में होने के बाद भी ऐप पर शिक्षकों की लोकेशन गलत दिखती है, यह आरोप लगा। इसकी वजह से शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाना बड़ी मुसीबत बन गया और इसीलिए शिक्षकों ने सरकार से अपील की कि ई अटेंडेंस के अलावा उन्हें ऑफलाइन अटेंडेंस लगाने का भी विकल्प दिया जाए। उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल के आसपास मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई टावर नहीं है और इसीलिए उनके स्कूल में नेटवर्क नहीं आता और वो ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते। अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, समस्या ये है कि मतलब कवरेज नहीं मिलता है। उन शिक्षकों ने अपील की कि तकनीकी खामियों को दूर किया जाए ताकि वो स्कूल में रहकर ही अपनी अटेंडेंस लगा सकें। इसे लेकर प्रशासन ने भरोसा दिया कि जिन इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है उन इलाकों में अटेंडेंस लगाने का दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि सरकारी अधिकारी लोग जो नियम बना देते हैं वो क्या चेक नहीं करते कि नियम लागू कैसे होगा। स्कूलों में टीचरों की अटेंडेंस का नियम बना दिया कि मोबाइल पर ऐप से हाजिरी लगेगी ताकि लोकेशन पता चले कि टीचर स्कूल में है भी या नहीं। बहुत अच्छा सोच लिया आपने, लेकिन चेक किया कि स्कूल की लोकेशन पर मोबाइल का नेटवर्क भी आ रहा है या नहीं। कई गांवों के शिक्षक रोज सरकारी ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश में अपनी जान खपा रहे हैं। खंडवा के गांवों जैसे गजवाड़ा किशुन में सरकारी स्कूलों के शिक्षक रोज सुबह स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मोबाइल नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कोई टावर ही नहीं है आसपास। ऐप पर अटेंडेंस लगाने के लिए वो स्कूल से 50 मीटर 100 मीटर कभी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सड़क पर जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊंची जगह पर भटकते रहते हैं कि सिग्नल मिल जाए। कह रहे हैं 1-1 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने में, और नहीं लगी तो सैलरी कट जाती है। एक शिक्षिका ने बताया उनके 4000 रुपए तक कट चुके हैं। पैसा उनका जा रहा है और टाइम किसका जा रहा है? बच्चों का। बच्चों के पढ़ाने के टाइम में मोबाइल का सिग्नल ढूंढ रहे हैं तो पढ़ा क्या रहे होंगे। अधिकारियों के बच्चों के स्कूलों में टीचर गायब हो जाएं तो अधिकारी बर्दाश्त कर लेंगे? तो पब्लिक के बच्चे क्या आपकी खैरात से पढ़ रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठकर ऐप पर क्लिक करते हो और आपका तो काम हो जाता है। गांवों में जहां नेटवर्क नहीं है, बिजली की समस्या है, वहां शिक्षक भटक रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर के गांव में यह हाल है, तो दूर के इलाकों में क्या होगा? शिक्षक कह रहे हैं कि 3825 नियमित शिक्षक, 1761 अतिथि शिक्षक सब इससे प्रभावित है और अटेंडेंस सिर्फ 75% रिकॉर्ड हो पाती है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि विरोध कर चुके हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या सिस्टम लागू करने से पहले जमीनी जांच किसी ने नहीं की? क्या आपने गांव में जाकर देखा नेटवर्क है या नहीं, या सिर्फ कागज पर योजना बनाई और शिक्षकों पर थोप दी? अगर यह सही है तो आपकी अटेंडेंस क्यों लग रही है आपकी खुद की? तरीका जरूर अच्छा है, लेकिन लागू हो सकता है या नहीं ये तो कोई देखेगा ना। और अगर शिकायत मिल रही है तो कोई तो दूसरा तरीका निकाला जाएगा जब तक वहां नेटवर्क ना आए। शिक्षक कह रहे हैं वो स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐप लोकेशन दिखा रहा है 500-600 मीटर दूर, और उनकी सैलरी कट गई। सैलरी कट रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे इंतजार करते रहते हैं। अधिकारियों की सैलरी में भी तो कोई कंडीशन लगाओ कि ये जब तक सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। तब देखो कैसे ठीक होता है सिस्टम।
100 बात की एक बात। उधर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपियों को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों को लेकर दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां गोवा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मोहम्मद साजिद नाम के एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियासी जिले का रहने वाला साजिद 3 महीने से पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर के संपर्क में था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास हुए एक विस्फोट में एक जवान शहीद हो गए। विस्फोट के वक्त नायब सूबेदार जबीर अहमद एलओसी पर ही तैनात थे। वो राजौरी जिले के गांव के रहने वाले थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ रोज पहले आयोजित हुई परीक्षा रद्द होने पर बवाल हो गया। वहां के लॉ डिपार्टमेंट ने परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने का नोटिस जारी कर दिया और जैसे ही यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की, हंगामा खड़ा हो गया। इस फैसले से गुस्साए छात्र डीन के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले उन छात्रों ने एएमयू के लॉ डिपार्टमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया। दावा किया गया कि लीगल मेथड की परीक्षा में पुराना प्रश्न पत्र दिए जाने की वजह से परीक्षा रद्द की गई। पिछले साल का पेपर को बिना डेट चेंज किए कुछ किए हुए वो लाके हम लोग को दे दिया। हम लोग पढ़ के गए थे, सिलेबस से था, हम लोग लिख के आ गए। इसके अलावा विभाग की तरफ से उस पेपर को दोबारा करवाने का आदेश दिया गया और इस पर उन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दोबारा परीक्षा नहीं करवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सही कारण बताए बिना ही परीक्षा रद्द कर दी गई और उन छात्रों ने आरोप लगाया कि डीन ने भी उनकी बात नहीं सुनी और दोबारा परीक्षा में बैठने का आदेश दे दिया। इसीलिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लापरवाही हमें नहीं पता किसके लैप्स पे किसकी लैप्स हुई है यहाँ पे, पर जिसकी भी है उसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के मुताबिक जिस पेपर की परीक्षा उन्होंने पहले ही दे दी, उसे दोबारा करवाने की वजह से इसका असर बाकी पेपरों पर भी होगा। ऐसे में उन पर काफी दबाव बढ़ गया है। वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ना अथॉरिटी ने डिफाइन किया है, ना उस पर किसी ने बात करने की कोशिश करी कि आखिर कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई है। इसीलिए हंगामा कर रहे छात्रों ने दोबारा होने वाली परीक्षा में नहीं बैठने का ऐलान कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुत्ते को पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कुछ वक्त पहले उस कुत्ते ने उन्हें और उनके बेटे को काटा था। उसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वो कुत्ता एक क्लिनिक के अंदर सो रहा था, तभी वो व्यक्ति डंडा लेकर वहां आए और उस पर हमला कर दिया। उस कुत्ते ने वहां से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन लगातार हो रहे हमले से वो बेसुध हो गया। दर्द की वजह से वो कुत्ता गोल गोल घूमता नजर आया। ये सब देखने के बाद भी आरोपी के हाथ नहीं रुके। वो उस पर तब तक डंडे बरसाते रहे जब तक वो वहां से निकलकर भाग नहीं गया। इसके बाद कुछ लोग उस कुत्ते को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गए। इधर प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ थाली चम्मच लेकर पहुंचे और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच 18 दिसंबर से पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा। लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया। वहां 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। बताया गया कि इनमें ज्यादातर उन मतदाताओं के नाम थे जिनकी मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में 1 करोड़ रुपए के बीमे की रकम पाने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी मौत का नाटक रच दिया। आरोपी की पहचान बैंक रिकवरी एजेंट गणेश चौहान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक 14 दिसंबर को औसा इलाके में एक जली हुई कार सड़क किनारे मिली थी, लेकिन हड़कंप उस वक्त मचा जब उस कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने कार के मालिक का पता लगाया। कार के मालिक से पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि उसने अपनी कार अपने रिश्तेदार गणेश चौहान को दी थी। कार की पहचान तो हो गई, लेकिन उसके अंदर मिले शव की पहचान नहीं हो सकी। शुरुआत में सभी को यह लगा कि शव गणेश चौहान का ही है,
लेकिन जली हुई कार, क्योंकि जली हुई कार वो वही चलाते थे। यहां तक कि परिवार वालों को भी लगा कि गणेश किसी हादसे का शिकार हो गए। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस बात की आशंका बढ़ गई कि शव गणेश चौहान का नहीं था। पुलिस ने उनके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया और जांच में पुलिस को गणेश चौहान की एक गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उनकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद तो पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई। पूछताछ में पता चला कि कार में शव मिलने के बाद भी गणेश चौहान ने दूसरे फोन नंबर से मैसेज के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत की थी। पुलिस वालों ने उस नए फोन नंबर को ट्रैक किया और महाराष्ट्र के विजयदुर्ग पहुंच गए। वहां से पुलिस ने आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर लिया। यानी जिस व्यक्ति के कार में जलकर मारे जाने का शक जताया जा रहा था वो जिंदा निकले। लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि अगर गणेश चौहान जिंदा हैं तो कार में मिला शव किसका था। पुलिस ने गणेश से सख्ती से पूछताछ शुरू की और उनकी पूरी प्लानिंग की परतें खोल कर रख दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी और वो होम लोन चुकाने के लिए मोटी रकम इकट्ठा करना चाहते थे। पैसों के लिए उन्होंने एक मर्डर की साजिश रची ताकि वो अपनी मौत का नाटक रच सके। गणेश ने पुलिस को बताया कि तुलजापुर टी जंक्शन पर उन्होंने गोविंद यादव नाम के व्यक्ति को कार में लिफ्ट दी। इसके बाद उन्होंने कार को वनवाड़ा रोड की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि नशे में धुत गोविंद यादव कार में सो गए थे और मौका देखकर गणेश ने सुनसान जगह पर कार रोक दी और गोविंद यादव को अपनी ड्राइवर वाली सीट पर बैठा दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी ने कार में आग लगा दी। यानी अपनी जगह गणेश ने गोविंद यादव को कार में बांधकर जिंदा जला दिया था। पुलिस के मुताबिक गोविंद को जिंदा जलाने से पहले गणेश ने उन्हें अपनी अंगूठी और ब्रेसलेट भी पहना दिया था ताकि शव की पहचान के दौरान यह साबित हो सके कि कार में जलकर उनकी ही मौत हुई। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर हुई बातचीत ने गणेश की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गणेश ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। उधर तेलंगाना में पुलिस ने एक नक्सली कमांडर समेत 15 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मंचेरियल में पुलिस ने नक्सली कमांडर दामोदर उर्फ चोक्का राव को गिरफ्तार कर लिया। वहां दामोदर उर्फ चोक्का राव के अलावा पुलिस ने 15 और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली तेलंगाना के कुछ हिस्सों में सक्रिय थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी। दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी। हनुमानगढ़ में 1400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। बिहार के मधेपुरा में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में नाला निर्माण में जुटी एक कंपनी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर ऐसी मारपीट हो गई कि देखने वाले दंग रह गए। वहां एक कार सवार व्यक्ति ने बताया कि साइड नहीं देने की वजह से दूसरी गाड़ी में सवार कुछ लोगों से उनकी बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट कर ली। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को बुरी तरह पीटते नजर आए, जिससे अफरा तफरी मच गई। मारपीट का मामला सहारनपुर जिले के गंगोह का रहा। वहां दोनों पक्षों ने जमकर लात घूंसे चलाए। इस दौरान एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दूसरी गाड़ी को साइड नहीं देने की वजह से उन्हें पीटा गया। चाचा के भी चोट है, मेरे भी चोट है, सिर में भी चोट लग रही, छाती में भी, उंगली भी टूट गई। बाद में उन्होंने मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। उधर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 भाइयों की हत्या कर दी। उनके परिजनों ने अपने ही रिश्तेदार पर गोली मारकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी ताकि वहां होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। देर रात अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से नदीम और फाजिल नाम के 2 सगे भाइयों की मौत के बाद उनके परिजनों ने अपने ही एक रिश्तेदार पर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। असद का चेहरा साफ है। असद हमारी बुआ का लड़का है। उससे हमारी दोपहर में कुछ वार्तालाप हुई थी, जिसको लेके कंप्रोमाइज भी हुआ था। इस बीच घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। अबू धाबी में चल रहे आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्हें खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल कैमरन ग्रीन को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जमा करा दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने पिछले साल ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए मिनी ऑक्शन में 18 करोड़ रुपए की अपर लिमिट तय कर दी थी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में यूपी के 20 साल के खिलाड़ी प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 साल के कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। दोनों को सीएसके ने 30 लाख के बेस प्राइस से 47 गुना ज्यादा कीमत देकर टीम में शामिल किया। इधर गुजरात के महेसाणा में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां एक स्कूल में 4 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। नील पटेल नाम के टीचर पर आपस में बात कर रहे छात्रों को डंडे से पीटने के आरोप लगे और यह पूरी घटना क्लासरूम के अंदर हुई। वहां छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक महिला शिक्षक क्लासरूम में पहुंची और फिर हाथ में डंडा लिए एक और शिक्षक वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 4 छात्रों को बुलाया और एक एक कर डंडे से उन्हें पीटने लगे। और इस दौरान वो छात्र दर्द से चिल्लाते रहे, लेकिन शिक्षक ने उनकी एक नहीं सुनी और उन लड़कों को पीटते रहे। और जैसे ही छात्रों ने स्कूल से घर पहुंचकर घर वालों को पिटाई के बारे में बताया तो हंगामा मच गया। उसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन से आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत कर दी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे, क्योंकि आरोपों के मुताबिक क्लासरूम में उन छात्रों को शिक्षक ने सिर्फ आपस में बात करने के लिए पीटा। टेस्ट पति के पछी वातो करता था, हंसी मस्ती करता था। पछी अमने बीजा दिवसे आई कैमरा चेक કરીને मार्या। इसके बाद छात्र के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। મારી માંગ તો એ છે કે શિક્ષકને કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ સરકારના નીતિ નિયમ પ્રમાણે। और छात्रों के परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक का इस्तीफा ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहली बार ठाकुर बांके बिहारी की बाल भोग परंपरा टूट गई। बताया गया कि भोग तैयार करने वाले हलवाई बकाया भुगतान न मिलने की वजह से काम पर ही नहीं आए और बांके बिहारी को भोग नहीं लगाया जा सका। और बांके बिहारी मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूट गई। वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर में रोजाना 4 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन बताया गया कि हलवाइयों के समय पर नहीं पहुंचने की वजह से सुबह लगने वाला भोग कई घंटों की देरी से लगाया गया। तो पता लगा कि उसके कारीगर नहीं आए हैं। भैया कारीगर क्यों नहीं आए हैं? उस बोला कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। वहां भोग तैयार करने की जिम्मेदारी मयंक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को दी गई। बताया गया कि मयंक गुप्ता हलवाइयों के जरिए भोग तैयार करवाकर मंदिर के सेवाधिकारियों को सौंपते थे, लेकिन आरोप लगा कि हलवाइयों को पहले के पैसे नहीं चुकाए गए थे, इसलिए वो काम पर नहीं आए। उधर पंजाब के मोहाली में चल रहे कबड्डी के एक टूर्नामेंट में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां कंवर विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई। लोगों ने दावा किया कि बाइक से आए बदमाशों ने उन पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी और उसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। बदमाशों की गोली लगने से वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद कुछ लोग उन्हें संभालने में जुट गए। तुरंत वहां गाड़ी बुलाई गई। कुछ लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को गाड़ी में डाला। इस दौरान उनका पूरा चेहरा खून से सना नजर आया। जिस राणा बलाचौरिया नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई वो कबड्डी टूर्नामेंट के प्रमोटर थे। घटना के वक्त स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। घटना का पता चलने के बाद पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। घटना वाली जगह को घेर लिया गया और पुलिस के कई अधिकारी सबूत इकट्ठा करने में जुट गए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उस व्यक्ति को गोली तब मारी जब मोहाली के सोहाना इलाके में कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा था। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। कुछ खिलाड़ी मैदान में अभ्यास भी करते नजर आए। तभी वहां गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अचानक हुई फायरिंग की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए मैदान में अभ्यास कर रहे कबड्डी खिलाड़ी वहां से भाग खड़े हुए और दावा किया गया कि बाइक से आए बदमाश लगातार वहां हवा में गोलियां चला रहे थे। उन्हें फायरिंग करता देख स्टेडियम में मौजूद लोग दहशत से भर गए और लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टेडियम में भगदड़ जैसे हालात नजर आए। मोहाली पुलिस के मुताबिक टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे राणा बलाचौरिया कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुके हैं
और इसीलिए हमलावर सेल्फी खिंचवाने के बहाने उनके पास पहुंचे थे। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आ पाता, बदमाशों ने उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। मौके ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने चेहरे और सीने को निशाना बनाकर बेहद नजदीक से कई गोलियां मारी थी। इसके बाद घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। लेकिन इस घटना की वजह से पूरे मोहाली शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। शूटरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी गई, क्योंकि हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई गई। खबर है कि कबड्डी मैच में पंजाबी गायक मनकीरत औलख भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही टूर्नामेंट प्रमोटर और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई। उस पोस्ट में उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी दी, और तो और हत्याकांड को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले से भी जोड़ा गया। ने दावा किया कि राणा बलाचौरिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था और उसने मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी थी। पोस्ट में गोपी घनश्यामपुरिया ने हत्या करने वाले शूटरों के नाम तक बताए। उधर मध्य प्रदेश के सतना से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां सड़क हादसे में घायल हुए एक लड़के को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसकी मां से ही एंबुलेंस की सफाई करवाई गई, क्योंकि अस्पताल ले जाने के दौरान उस घायल व्यक्ति ने एंबुलेंस में ही उल्टी कर दी। उसके बाद एंबुलेंस ड्राइवर ने उसकी मां से उल्टी के निशान को साफ करने के लिए कहा, और फिर वो महिला जिला अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस की सफाई करती दिखी। ड्राइवर बोला है। इस घटना के बाद सतना के जिला अस्पताल में हंगामा मच गया। बताया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एंबुलेंस ड्राइवर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में भयंकर तूफान के बीच वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दिखने वाली करीब 80 फीट ऊंची प्रतिमा जमींदोज हो गई। ब्राजील के ग्वाइप शहर में और उसके आसपास के इलाकों में तूफान की वजह से कोहराम मच गया, और इस सबके बीच तेज हवा के थपेड़ों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका यानी हूबहू उसी तरह की दिखने वाली प्रतिमा को जमीन पर ला दिया। इस घटना को देख लोगों की चीखें निकल आईं। ब्राजील के ग्वाइप शहर में लगाई गई वो प्रतिमा ताकतवर तूफान की वजह से पहले ही झुक गई थी, क्योंकि करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने उसे हिलाकर रख दिया। इस दौरान धीरे धीरे वो प्रतिमा आगे की ओर झुकी और फिर एक झटके में ढह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को पहले ही वहां से दूर रहने की हिदायत दे दी थी, और यही वजह रही कि उस प्रतिमा के गिरने से पहले ही लोगों ने उससे दूरी बना ली थी। उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर 5 साल पहले बनाया गया था। ऊंचाई उसकी 24 मीटर यानी 80 फीट के करीब थी, लेकिन तूफान के दौरान बिजली की रफ्तार से चल रही हवाओं के आगे वो प्रतिमा टिक नहीं पाई। कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गई। ब्राजील में आए तूफान ने उसके दक्षिणी हिस्से में तबाही मचा दी। ग्वाइप शहर के अलावा उसके पास के शहरों में भी भारी नुकसान होने की खबर आई, और इसी बीच स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका के गिरने से खलबली मच गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने समंदर में 3 नावों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें बर्बाद कर दिया। यह हवाई हमला वेनेजुएला के नजदीक प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में किया गया, और वहां अमेरिकी सेना ने उन नावों पर भीषण बमबारी कर दी। आसमान से बारूद गिरते ही जबरदस्त धमाके हुए और वो नावें आग के गोले में तब्दील हो गई। पलक झपकने से पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। यह ताबड़तोड़ हमला पूर्वी प्रशांत महासागर में वेनेजुएला के नजदीक किया गया। कुछ दिन पहले वहां कैरिबियन सागर में अमेरिका ने तेल टैंकर वाले एक जहाज को जब्त कर लिया था। वो जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर रवाना हुआ था, और उसी वक्त अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर धावा बोल दिया था और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस घटना ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तकरार बढ़ा दी थी, और इसी बीच नावों पर हुए हमले ने दोनों देशों को एक बार फिर आमने सामने ला दिया, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि जिन 3 नावों को तहस नहस किया गया उनके जरिए ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। यही नहीं, अमेरिकी सेना के मुताबिक उन नावों का कनेक्शन वेनेजुएला से था। उसने आरोप लगाया कि उन नावों पर ड्रग्स की खेप लादकर उसे अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उन नावों को तबाह कर दिया, बल्कि उन पर सवार 8 तस्करों को भी मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वहां की सेना ने वेनेजुएला के पास समंदर में डेरा डाल रखा है। दावा है कि बीते कुछ हफ्तों में वहां ड्रग्स तस्करी करने वाली करीब 20 नावों को बर्बाद किया जा चुका है। इधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक विमान एक फैक्ट्री पर क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई
और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, क्योंकि छोटे आकार वाला वो एयरक्राफ्ट एक फुटबॉल मैदान के नजदीक मौजूद उस फैक्ट्री पर किसी बम की तरह फट गया। जमीन पर टकराने से पहले वो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे आता दिखाई दिया। बताया गया कि रनवे तक पहुंचने से पहले ही उस विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी के बाद पायलट ने उसे फुटबॉल मैदान में उतारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मेक्सिको के तोलुका शहर में हुए इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश के बाद राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर दुश्मन की एक घातक पनडुब्बी को उड़ाने का दावा कर दिया। अंडर वाटर ड्रोन वो बला है जो आसमान से नहीं बल्कि पानी के अंदर से विरोधी सेना पर बम की तरह फटती, और उसी खतरनाक ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अंडर वाटर ड्रोन के हमले का वीडियो जारी किया। उसमें दिखा कि पानी के अंदर ड्रोन के फटते ही जबरदस्त धमाका हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां समंदर के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस हमले में रूस की एक पनडुब्बी पूरी तरह बर्बाद हो गई। दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब यूक्रेन ने रूस की किसी पनडुब्बी पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन की सेना पहले भी जंग में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन तब रूस के युद्धपोतों को निशाना बनाया गया था। इस बार रूस के सबसे मजबूत हथियारों में एक उसकी पनडुब्बी को तबाह कर दिया गया। यह हमला रूस के नवरसिस्क सैन्य अड्डे पर किया गया। क्राइमिया से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नवरसिस्क काला सागर में रूस के सबसे अहम ठिकानों में एक है। वहां हर वक्त कई युद्धपोत तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने न सिर्फ वहां अपना ड्रोन भेजा बल्कि दुश्मन को तगड़ी चोट पहुंचाने का दावा भी कर दिया। इधर लोकसभा में केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश कर दिया। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम विकसित भारत जी राम जी रखने का बिल पेश किया। विपक्ष ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध किया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने संसद परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को ठेस पहुंचेगी। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। सौभाग्य की एक बात यह कि एक खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा रखा है। खबर मां बाप चीन में, बच्चे अमेरिका में पैदा हुए जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति के सैकड़ों बच्चे हो रहे हैं। सरोगेसी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरोगेसी मतलब किराए की कोख लेकर चीन के लोग अमेरिका में बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीन के आम लोग नहीं, चीन के बड़े बड़े रईस ये कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चे पैदा करने हैं तो वो चीन में क्यों नहीं कर रहे? चीन की सरकार कह रही है ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन ये लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं अमेरिका में। जैसे ही इस खबर की परतें खुलनी शुरू हुई, अमेरिका में हड़कंप मच गया। क्या यह चीन की कोई नई चाल है, कोई नई साजिश है? तो इस खबर को पूरा समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो समझना होगा कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी का मतलब है कि एक महिला दूसरे लोगों के बच्चे को अपनी कोख में रखती है, 9 महीने कोख में पालती है और फिर जन्म देती है। बच्चा दूसरों का होता है, सिर्फ कोख उसकी होती है। वो बच्चे की मां नहीं होती, वो बच्चे की सरोगेट मदर होती है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सरोगेसी। सरोगेसी भी 2 तरह की होती है। एक में पिता का स्पर्म लिया जाता है और उस महिला का अपना एग लिया जाता है, जो अपनी कोख किराए पर देती है। यानी पुरुष को महिला के पास भी आने की जरूरत नहीं होती, बस उसका स्पर्म लिया जाता है और लैब की तकनीक से महिला को गर्भवती कर दिया जाता है। दूसरी तरह की सरोगेसी होती है जिसमें महिला का एग भी नहीं होता, एग भी किसी और महिला का होता और स्पर्म भी किसी और पुरुष का होता, और उन दोनों को लेकर लैब की तकनीक से किसी तीसरी महिला को गर्भवती किया जाता है। यानी न वो महिला बच्चे की मां होती है, न ही उसका उसके पिता से कोई रिश्ता होता है। वो तो बस कोख किराए पर देकर उसको जन्म देती है, बच्चा उस महिला का नहीं होता। यह तकनीक उन लोगों के लिए इजाद हुई थी जो खुद बच्चा नहीं पैदा कर पाते।
किसी भी वजह से, जैसे कोई बीमारी या किसी भी और वजह से। तो साइंस का मकसद तो यह था, लेकिन अब क्या हो रहा? अब कुछ रईस लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं। अपना स्पर्म और एग दो, कोक किराए पर ले लो, बच्चा पैदा करवा लो। जैसे किसी फैक्ट्री में बच्चा बनवा रहे हो, प्रोडक्शन करवा रहे हो। अब इसमें चीन का एंगल समझिए। उसके लिए समझना होगा कि चीन की जनसंख्या नीति का इतिहास क्या था। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। एक अनुमान यह है कि भारत ने वैसे उसको जनसंख्या के मामले में अब पीछे छोड़ दिया है। खैर जो भी हो, करीब 140 करोड़ लोग हैं चीन में, लेकिन अब वहां बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि इतिहास यह है कि 1970 के दशक में चीन की सरकार को डर लगा था कि आबादी इतनी बढ़ रही है कि खाना, घर, नौकरियां ये सब कम पड़ जाएगा। तो इसलिए 1979 में उन्होंने एक बच्चे की नीति लागू कर दी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब ज्यादातर परिवारों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की ही इजाजत थी। अगर दूसरा बच्चा पैदा किया तो भारी जुर्माना लग जाता था, नौकरी छिन सकती थी, अन्य तरह की सजाएं मिलती थी। यह नीति 35 साल तक चली, 2015 तक। इसकी वजह से चीन की आबादी नियंत्रित तो हो गई, लेकिन इससे और बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो गई। लोग लड़कियों को कोख में ही मारने लगे, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। जब एक ही बच्चा कर सकते थे तो लोगों को वो एक बच्चा लड़का चाहिए था। तो अब चीन में लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हैं। और अब चीन में युवा लोग कम हो गए, क्योंकि उनके माता पिता को मजबूर किया गया कि वो एक ही बच्चा पैदा करें। और 1979 से पहले के पैदा हुए लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं, यानी बूढ़े ज्यादा, युवा कम, और लड़के ज्यादा, लड़कियां कम। तो शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती। 2016 में चीन की सरकार ने नीति बदली, 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लड़कियां ही नहीं है तो बच्चे पैदा कौन करेगा? फिर 2021 में 3 बच्चे अलाउ कर दिए, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि आबादी घट रही है, फैक्ट्रियां चलाने वाले युवा नहीं मिल रहे, पेंशन लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमाई करने वाले कम होते जा रहे हैं। लेकिन लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। घर छोटे हैं, महंगाई बढ़ रही है, काम का तनाव है, कई वजह हैं। ऊपर से लड़कियां जो हैं चीन में, वो अपने माता पिता की अकेली संतान है, तो वो भी काम में लगी रहती हैं। उनके लिए भी अब करियर ज्यादा अहमियत रखता है। वो अपनी नानी दादी की तरह बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन चीन में पैसे देकर सरोगेसी यानी किराए पर कोख लेना पूरी तरह बैन है। 2001 से ही उस पर बैन लगा हुआ है। वहां की सरकार का मानना है कि इससे गरीब औरतों का शोषण होता है और परिवार टूट जाते हैं और बड़ी नैतिक समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। हालांकि कानून तो वहां पर अल्ट्रासाउंड से लड़की का पता लगने पर गर्भपात भी बैन करने का रहा है, लेकिन रईस लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते थे और अंडरग्राउंड सरोगेसी चलती थी चीन में। लेकिन फिर चीन में और पैसा आता गया, कई लोग बहुत रईस होते चले गए, तो कानून तोड़ने के बजाय पैसे वाले दूसरे देशों में सरोगेसी से बच्चे पैदा करने निकल पड़े, खासकर अमेरिका में। तो अमेरिका में क्यों? वो इसलिए कि अमेरिका के कुछ राज्यों में कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह कानूनी है। अमेरिका में, जैसा कि आप जानते हैं, संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा मतलब राज्यों के अपने अलग अलग कानून होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए तो कहते हैं उसको, क्योंकि राज्यों के अपने अलग कानून होते हैं और कई चीजें एक राज्य में बैन भी हो सकती हैं, दूसरे में पूरी तरह कानूनी हो सकती हैं। तो ये किराए पर कोख लेना भी ऐसा ही है। कई राज्य हैं जहां आप पैसे देकर सरोगेट मां को किराए पर ले सकते हो, और आपके पास बच्चे की मां नहीं हो तब भी महिला एक डोनर भी आप चुन सकते हो। आईवीएफ क्लिनिक से सब अरेंज हो जाता है, खर्चा करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल है उनका, और रेट जाहिर सी बात है वहां डॉलरों में होते हैं। एक बच्चे का खर्च मान लो भारतीय रुपयों में 1-2 करोड़ रुपए तक आ जाता है, 2-2 करोड़। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा ऑटोमेटिक तरीके से अमेरिका का नागरिक बन जाता है। यह वहां का बर्थराइट सिटीजनशिप कानून है, और बच्चा अगर अमेरिका का नागरिक हो तो बाद में माता पिता को भी ग्रीन कार्ड या नागरिकता भी मिल सकती है। इसलिए बवाल मचा है, क्योंकि वहां के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि चीन के कुछ बहुत बड़े रईस अमेरिका में सरोगेसी से दर्जनों ही नहीं, सैकड़ों बच्चे पैदा करवा रहे हैं, सैकड़ों। दावा है कि वहां मेगा फैमिली बना रहे हैं वो, जैसे पुराने जमाने में राजवंश होते थे। एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के मालिक हैं चीन के, नाम है शुबो। दावा है कि इनके 100 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में सरोगेसी से पैदा हो चुके हैं। 100 से ज्यादा
बाकायदा उनकी कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया 100 से कुछ ज्यादा बच्चे शूबो के अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। शूबो खुद को चाइनीज फर्स्ट फादर कहते हैं कि वो एलोन मस्क से प्रेरित हैं, क्योंकि एलोन मस्क के भी 14 बच्चे हैं। उनका सपना है कि उनके बच्चे बड़े होकर बड़ा खानदान बनाए, यहां तक कि शायद उनके बच्चे, शूबो के बच्चे, मस्क के बच्चों से शादी भी कर लें। और यह सब कानूनी तरीके से हो रहा है। खबरें आई कि चीन के एक और अमीर कारोबारी ने एक साथ 200 से ज्यादा बच्चे मांगे, ऑर्डर दिया है, जैसे फैक्ट्री से बनवा रहे हो। एक कारोबारी है वांग ह्यू, उनका बहुत बड़ा एजुकेशन बिजनेस है। कहते हैं उन्होंने अमेरिका की बड़ी बड़ी मॉडल से उनके एग खरीदे या पैसे देकर डोनेट करवाए, मॉडल के एग, और 10 बेटियां पैदा करवाई। कहते हैं उनका प्लान है कि जब ये बड़ी होंगी तो उनकी शादी बड़े बड़े ताकतवर लोगों से वो करवाएंगे। एक और कारोबारी के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने 20 बच्चे पैदा करवाए। ये सब लोग चीन में रहते हैं, अमेरिका नहीं जाते। उनका स्पर्म भेजा जाता है अमेरिका, फिर एग डोनर चुनी जाती हैं। देखने में सुंदर पढ़ी लिखी महिलाओं के एग एक तरह से खरीदे जाते हैं बेहिसाब पैसे देकर। फिर सरोगेट माओं की कोख किराए पर ली जाती है। बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, वहां उनको मोटी मोटी तनख्वाहों वाली आयां पालती हैं। कुछ बच्चे अमेरिका में एक बड़े से घर में एक साथ रहते हैं, सारा खर्चा ये चीन के रईस देते हैं। और ये सब 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन बता रहे हैं यह बहुत बड़े स्केल पर फैल गया है। पहले 1-2 बच्चे किए जा रहे थे, अब दर्जनों ही नहीं सैकड़ों किए जा रहे हैं। बाकायदा अमेरिका में एजेंसियां खुली हुई हैं, वो ऑर्डर ले रही हैं बच्चों के, फैक्ट्री चला रही हैं। जैसे पालतू जानवर ब्रीड किए जाते हैं ना फार्म में, वैसे इंसान के बच्चे पैदा करवा कर पाले जा रहे हैं। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। कुछ का मानना है बड़ा खानदान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मतलब मुगलिया खानदान टाइप खड़ा करने की शौक पाल लिए हैं चीन के रईसों ने। लेकिन ये सारे बच्चे अमेरिकी नागरिक बनेंगे। एलोन मस्क जैसे लोगों को इन्होंने रोल मॉडल बना रखा है। लेकिन अमेरिका में नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चे कोई सामान है? क्या सरोगेट मां बनने वाली महिलाओं को इनका पैसे देकर शोषण हो रहा है? कई बच्चे तो अपने पिता को जानते भी नहीं। और ट्रंप के राज में तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विदेशी लोग अमेरिकी नागरिकता का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं? वहां कुछ सांसद सरोगेसी को पूरे देश में बैन करने की बात करने लगे हैं। चीन ने तो अपने यहां बैन किया हुआ है, लेकिन चीन के लोग चीन से बाहर सरोगेसी से बच्चे पैदा करें, इस पर वहां का कोई कानून साफ नहीं। एक आरोप यह लग रहा है कि यह ऐसे ही होने दिया जाता रहा तो लोग काम करने के लिए अपनी ही टोली खड़ी कर लेंगे। इसके कई खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने यह ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यानी जो तकनीक उन लोगों के लिए वरदान बनकर आई थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो तकनीक किसी के शगल में खतरनाक रूप भी ले सकती है। 100 बात की बात। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान भारत के राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर भी करारा जवाब दिया। Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party. पाकिस्तान के कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 आंकी गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के एक इलाके में जमीन के नीचे करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 533 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,860 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी और आईटी इंडेक्स में रही। हालांकि एफएमसीजी और टेलीकॉम इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही खेल सचिव समेत कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया।